नमस्कार दोस्तों। साइंस बाय मनुष्य सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं, परावर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है और माध्यम में चाल कम होती है या निर्वात में ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमने प्रकाश की परिभाषा पढ़ ली, उसके बारे में और परावर्तन के बारे में पढ़ लिया, और परावर्तन के जो भी प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और परावर्तन के नियम पढ़ लिए। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो अगला पार्ट दे रखा है वो दे रखा है दर्पण का, कि जो दर्पण है वो क्या होता है। अब बात करते हैं दर्पण। अगला टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है कि जब किसी कांच की पट्टियों पर एक और परावर्तक पॉलिश कर दें। परावर्तक पॉलिश का मतलब क्या है कि यह एक नॉर्मल कांच होता है। क्या होता है? नॉर्मल कांच। इसके पिछला जो पृष्ठ है इस पे क्या कर दें? पॉलिश। क्या कर दें? पॉलिश। तो वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण। कि जब किसी कांच की पट्टियों पर एक और परावर्तक पॉलिश कर दें। परावर्तक का मतलब यह है कि यदि उस कांच की पट्टी पर यदि प्रकाश पड़े तो क्या हो? उस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाए, मतलब परावर्तित हो जाए। परावर्तित परावर्तित का मतलब ही यही है कि प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौटना। तो देखो आगे देखते हो। ये तो क्या हो गई? दर्पण की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई? दर्पण की डेफिनेशन हो गई। किसी कांच की पट्टियों पर एक और परावर्तक पॉलिश कर दें तो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। अब बात करते हैं आगे। इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकार के बारे में। चलो तो देखते हैं। इसके प्रकार देखते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। एक होता है समतल दर्पण। जो अपना नॉर्मल, जो अपने घरों में जो कांच होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? समतल दर्पण। जिसमें क्या करते हैं? अपना चेहरा देखते हैं। कि जब किसी समतल कांच की पट्टी पर एक और परावर्तक पदार्थ, परावर्तक पदार्थ किसकी पॉलिश करेंगे? चांदी। चांदी की पॉलिश। चांदी को क्या बोलते हैं? रजत। चांदी को क्या बोलते हैं? चांदी की पॉलिश कर दें, रजत की पॉलिश कर दी जाती है तो क्या बन जाता है? समतल दर्पण बन जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं कि समतल दर्पण बोलते किसे हैं। कि जब किसी समतल कांच की पट्टी पर एक और परावर्तक पदार्थ, परावर्तक पदार्थ का मतलब यह है कि ऐसे पदार्थ की पॉलिश करें दर्पण पर जिससे कि क्या हो? प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर लौटें। तो परावर्तक पदार्थ चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो ये समतल दर्पण कहलाता है। आगे बात करते हैं इससे कि इससे प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण के सामने रखी वस्तु को क्या बोलते हैं? बिंब। बिंब किसे बोलते हैं? एक तो होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। जैसे हम समतल दर्पण, जो अपना घर में शीशा है, दर्पण है, उसके यदि सामने हम खड़े हो रहे हैं तो हम क्या होंगे? बिंब। हम क्या होंगे? बिंब। और दर्पण में जो हमें अपनी परछाई दिखाई देगी, जो हमें अपनी परछाई दिखाई देगी, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। तो देखो एक तो होता है क्या? बिंब। और दूसरा होता है प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो बिंब बोलते हैं वस्तु को। बिंब किसे बोलते हैं? वस्तु को। जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो रहे हैं तो बिंब कौन हो गए? हम। और दर्पण में उसके बदले में हमें दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई, जो अपनी परछाई दिखाई दे रही, जो अपनी शक्ल दिखाई दे रही, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। आगे देखते हैं कि समतल दर्पण से हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण, दर्पण के सामने रखी वस्तु को बिंब कहते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सबसे पहले तो आभासी। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कहते किसे हैं? कि ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त ना कर सकें। किस पे प्राप्त ना कर सकें? पर्दे पर प्राप्त ना कर सकें, मतलब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकें, वे सभी प्रतिबिंब कौन से कहलाते हैं? आभासी। कौन से प्रतिबिंब कहलाते हैं? आभासी। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो आभासी बनते हैं। क्यों? कि हमें अपना वास्तविक प्रतिबिंब थोड़ी दिखाई देता, हमें उसकी क्या दिखाई देती है? परछाई दिखाई देती है दर्पण में। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और कैसा होता है? सीधा। कैसा होता है? सीधा। समतल दर्पण से
आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हुए तो हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? आभासी। और कैसा दिखाई देगा? सीधा। हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना उल्टा प्रतिबिंब थोड़ी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सीधा। तो समतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें एक गुण और है। जो अपना समतल दर्पण है इसमें क्या है कि क्या पाया जाता है? पार्श्व परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन पाया जाता है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? कि समतल दर्पण से जब हम किसी बिंब को देखते हैं तो उसमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं कि जब किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर तब हम खड़े होते हैं तो अपना जो बायां भाग है वो कौन सा दिखाई देता है दर्पण में? दायां। और दायां जो भाग है वो कौन सा दिखाई देता है? बायां। इसे क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। आप कभी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर देखना, आपने यदि राइट हैंड में पेन लिया हुआ है, पेन मार्कर जो भी चीज़ है, यदि आप दर्पण में खड़े होकर देखोगे तो जो पेन या मार्कर है आपके राइट हैंड में वो दर्पण में लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। तो प्रकाश तो समतल दर्पण का ये जो गुण है इसे कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। एक बार दोबारा समझते हैं पार्श्व परिवर्तन को। पार्श्व परिवर्तन कि जब किसी समतल दर्पण में बायां भाग दायां दिखाई दे और दायां भाग बायां दिखाई दे। दायां भाग कौन सा? दायां भाग दिखाई दे बायां। और बायां भाग कैसा दिखाई दे? दायां। बायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां दिखाई दे प्रकाश। तो ये जो दर्पण है इसकी जो ये घटना है इसको कौन सा वो बोलेंगे? कौन सा परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन। अब आगे बात करते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? कि बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। एक बार दोबारा देखते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा। की बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें मतलब हम यदि समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दें या फिर मिलती हुई दिखाई दें या फिर जिस बिंदु पर या तो मिलेंगी या फिर क्या होंगी? मिलती हुई दिखाई देंगी। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अब देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। एक तो होता है कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन कौन से प्रतिबिंब है? एक तो प्रतिबिंब है वास्तविक और दूसरा कौन सा है? आभासी। प्रतिबिंब दो प्रकार के। आभासी प्रतिबिंब कौन से होंगे? कि जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें। आभासी प्रतिबिंब कौन से? जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? कि दर्पण के द्वारा बना वह प्रतिबिंब जहाँ पर दर्पण से परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। किससे मिलती हैं? वास्तव में मिलती हैं। एक बार दोबारा देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब कि दर्पण के द्वारा बना वह प्रतिबिंब जहाँ पर दर्पण से परावर्तित किरण कैसे मिलती हैं? वास्तव में। कैसे मिलती हैं? वास्तव में। वास्तव में मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक। कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है इनको क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। इनकी एक ट्रिक है याद करने की। एक तो होता है बाऊ मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे। और एक होता है आसी मतलब आभासी प्रतिबिंब कैसे होंगे? सीधे। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे। आसी आभासी प्रतिबिंब सीधे और बाऊ वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे। तो याद रखना है चीज कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है
और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं, कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर वह मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु पर वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी। उस वस्तु पर वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी। कि जब किसी बिंदु से जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर ये क्या करते हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु पर कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी। कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं इनको क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर कौन से प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं? ओनली बस वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद आगे देखते हैं कि परावर्तन के जो नियम हैं, परावर्तन के नियम सभी पृष्ठों पर क्या होते हैं? सभी पृष्ठों पर लागू होते हैं। चाहे पृष्ठ कैसा हो, समतल हो चाहे कैसा हो, खुरदरा हो, परावर्तन के नियम सभी पृष्ठों पर लागू होंगे। या तो पृष्ठ कैसा हो, समतल हो या फिर वक्रित। दर्पण को उसी तल में घुमाने पर प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि यदि हम कोई दर्पण एक्स वाई तल में रखा है, यदि उसको हम घुमा देंगे तो जो प्रतिबिंब है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पहले प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त हो रहा था, तो उस स्थिति में कैसा प्राप्त होगा? आभासी सीधा। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? कि जब खोखले गोले को काटकर, कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। कि जब खोखले गोले को काटकर उसके एक तल पर पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाता है। ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। कि जब खोखले गोले को काटकर एक तरीका थे, जैसे ये एक गोला है। कौन सा गोला है? ये रहा। ये एक खोखला गोला है। इसको क्या करना है? काट कर इसको मैं बीच में से काट देता हूँ। ये क्या है? इसका केंद्र है। ये इस गोले का क्या है? केंद्र है। यदि मैं इस गोले को यहाँ से काट देता हूँ, देखो ये मैंने बीच में से काट दिया। जब मैंने बीच में से काट दिया तो इसके मुझे दो भाग प्राप्त होंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला भाग है। कौन सा वाला? ये लेफ्ट वाला। और एक इसके दूसरा भाग कौन सा बचा? ये राइट वाला। ये दो भाग प्राप्त होंगे। यदि मैं इसके वक्रता केंद्र से इसे काटूंगा तो दो भाग प्राप्त होंगे। एक तो ये वाला, एक ये वाला। दो भाग प्राप्त होंगे नहीं होंगे? जब मैं किसी खोखले गोले को काटूंगा तो मुझे दो भाग प्राप्त होंगे। बीच में से काटने पर कितने भाग प्राप्त होंगे? दो भाग। ये तो राइट हैंड वाला हो गया। और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट वाला। तो इससे दो दर्पण बनेंगे। एक तो कौन सा बनेगा? अवतल। एक बनेगा उत्तल दर्पण। तो देखो, चलो एक बार गोलीय दर्पण की एक बार दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। कि जब खोखले गोले को काटकर उसके तल पर पॉलिश कर दी जाती है। अब मैंने क्या किया? ये खोखले गोले काट दिया। क्या कर दिया? इन गोलों को काट दिया। तो मुझे कौन कौन से दो भाग प्राप्त हुए? एक तो ये वाला हुआ और एक दूसरा कौन सा वाला हुआ? ये वाला। जब खोखले गोले काटकर उसके एक तल पर पॉलिश कर दें। अब ये वाला ये वाला भाग है। मैं इसके इस भाग पर पॉलिश कर दूं। कौन से भाग पर? पीछे वाले भाग पर। ये मैंने पॉलिश कर दी। किसकी? रजत चांदी की पॉलिश कर दी मैंने। ये मैंने पॉलिश कर दी है। ये बैंगनी रंग वाली, ये क्या कर दी मैंने? पॉलिश कर दी। तो ये जो पॉलिश कर दी है मैंने, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से, जो प्रकाश की किरणें आएंगी ये यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी? वापस लौटेंगी। क्या होंगी? वापस लौटेंगी। मतलब बाहर आर पार नहीं जाएंगी। कहाँ लौटेंगे? वापस लौटेंगे इससे टकरा के। क्या होगा? जैसे इससे ये यहाँ से निकल गई, ये यहाँ से निकल गई, इससे क्या होंगे? टकरा के वापस लौटेंगी। तो ये दर्पण कौन सा कहलाएगा? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये जो पृष्ठ है ये किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का।
जैसे ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया, ये बना दिया। एक भाग ये बचा, इसके पिछले भाग पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी ये मैंने, ये क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो इसका जो ये पृष्ठ है सामने वाला, ये जो पृष्ठ है किसका कार्य, कौन से पृष्ठ का कार्य करेगा, परावर्तक। कौन से पृष्ठ का कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। इसके बाद आगे देखते हैं कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो अवतल दर्पण के, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं तथा बाहरी तल पर क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है। तो अवतल दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा जैसे ये कोई गोलीय दर्पण का भाग है, इसके बाहरी तल पर क्या करनी है, पॉलिश करनी है। इसके बाहरी तल पर मैंने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी, क्या कर दी, पॉलिश कर दी, बाहरी तल पर पॉलिश कर दी। अब यहाँ से ये प्रकाश की किरण आएंगी, क्या होंगी, प्रकाश की किरण आएंगी। तो ये जो धसा हुआ भाग है, धसा हुआ भाग कौन सा है, ये वाला धसा हुआ भाग है जो एक कौन से पृष्ठ का कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। कौन से पृष्ठ का, धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, अंदर की ओर क्या होते हैं, अंदर की ओर वक्रित अंदर की ओर होते हैं तथा बाहरी तल पर क्या होती है, पॉलिश, बाहरी तल पर क्या होती है, पॉलिश। उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जब मैं अवतल दर्पण का चित्र बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे। ये जो धसा हुआ भाग है ये कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक। ये कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक। और बाहर क्या हो रही है, ये पॉलिश हो रही है बाहर की साइड। इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसके बाद बात करते हैं आगे, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का दूसरा नाम और क्या है, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो अवतल दर्पण है इस पे आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये क्या करता है, अवतल दर्पण एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। क्या करता है, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, मतलब इकट्ठी करता है। इसलिए इस दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अब बात करते हैं, देखो ये कोई दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है या अभिसारी दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण है, अभिसारी। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। तो ये बात करते हैं, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। इसके बाहर के तल पे क्या हो रही है, ये पॉलिश हो रही है। जैसे मैंने इधर बना के बताता हूँ आपको, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। इसके बाहर के तल पे क्या हो रही है, पॉलिश। ये बाहर के तल पे पॉलिश हो गई। अब देखो ये क्या कहलाएगा, द्वारक। ये क्या कहलाएगा, द्वारक। इसे बोलेंगे द्वारक। द्वारक, इनकी सभी की परिभाषा देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, द्वारक क्या बोलते हैं, क्या होता है द्वारक। इसके बाद जो दर्पण का मध्य बिंदु है इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। ध्रुव को व्यक्त करते हैं पी से। उसके बाद ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ये जो प्रकाश किरण जिस पाएंगे ये कौन सा अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष पे, ये यहाँ, ये तो हो गया क्या, फोकस। ये क्या हो गया, फोकस। इसके बाद आगे यहाँ हो गया सी, वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और मुख्य अक्ष पर एक स्थित क्या है, फोकस है, और दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष को व्यक्त करते हैं किससे, आर से। मुख्य अक्ष को किससे व्यक्त करते हैं, आर से। ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है, इसको किससे व्यक्त करते हैं, आर से। और
ये जो P है ध्रुव, यहाँ दर्पण के मध्य बिंदु पर P और F इन दोनों के बीच की दूरी होगी, उसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। P तथा F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और उसके बाद वक्रता केंद्र मतलब C और P, वक्रता केंद्र इधर जो ये वाला चित्र बना हुआ है इसमें देख सकते हैं कि C और P के मध्य की दूरी होगी, उसे क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। उसे क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। कि C और P के मध्य, यहाँ पर C और P, C और P के मध्य जो दूरी होगी, C और P के मध्य जो दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी? फोकस दूरी की क्या होगी? दुगनी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होगी? दुगनी। 2 गुणा फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गई? फोकस दूरी। उसके बाद नीचे से और यहाँ तक C और P के मध्य की दूरी, ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। अब आगे बात करते हैं कि एक पढ़ लिया आपने कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा पढ़ेंगे अब उत्तल दर्पण। ये चित्र गलत बना हुआ है, इसको नहीं देखना है। ये जो बना रखा है ये गलत बना दिया, इस प्रकार से बनेगा ये, इस तरीके से। और पॉलिश कहाँ होगी अब की बार? धसे हुए भाग पे। कौन से भाग पे? उसमें पॉलिश हो रही थी कौन से भाग पे? उभरे हुए भाग पर। इसमें पॉलिश होगी धसे हुए भाग पे। कि धसा हुआ भाग कौन सा है? अंदर वाला, ये वाला। तो इस पे क्या हो रही है? ब्लैक ब्लैक कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। और ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। इसके बाद एक तो हो जाएगा क्या? सी। एक हो जाएगा कैपिटल एफ। क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ। और ये क्या हो गया यहाँ पे? पी। कैपिटल एफ और पी के मध्य, ये पी और ये कैपिटल एफ, इसके मध्य की दूरी क्या होगी? स्मॉल एफ। इसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और सी और पी के मध्य जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। तो देखो यदि हम बात करें चित्र की, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। क्या है? अपसारी दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? बाहर की ओर हो। परावर्तक पृष्ठ कहाँ की ओर? बाहर की ओर हो। और अंदर वाले तल पे क्या हुई हो? पॉलिश। इसमें ये चित्र गलत बन रहा है, इसको नहीं देखना है, ये गलत है। ये बनाना है कैसे? इस तरीके से। तो देखो, ऐसे गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? ये बाहर की ओर। ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की साइड है। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होते हैं तथा अंदर के तल पर क्या होती है? पॉलिश। ये अंदर की तल पॉलिश पे हो रही है इस पे। और ये परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? ये परावर्तक पृष्ठ है। इस पे प्रकाश की किरण आएंगी और टकरा के वापस लौटेंगी। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है? इस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। जैसे बात करें, ये कोई उत्तल दर्पण है, इस पे प्रकाश की किरण आएंगी तो ये क्या करेगा? इन प्रकाश की किरणों को फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। ये क्या हो गई? ये तो मुख्य अक्ष हो गई है। ये वाली क्या है? मुख्य अक्ष। तो ये इन किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। यहाँ से ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ी, उसके बाद वापस लौट गई, तो इन किरणों को क्या करता है? फैला। ये पीछे क्या, दर्पण के पीछे क्या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इससे कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? आभासी। कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? आभासी। चलो इनको नियम को बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो, परावर्तन के नियम गोलीय दर्पणों के लिए उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए। तो परावर्तन के जो नियम है कहाँ है? वो गोलीय दर्पण के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए लागू होते हैं। तो हमने पढ़े थे परावर्तन के नियम। कितने नियम पढ़े थे हमने? 2 नियम। कितने नियम पढ़े थे? 2 नियम। एक तो कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है? कोण आई का मान किसके बराबर होता है? कोण आर के। मतलब आपतन कोण का मान। किसका मान? आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये क्या है? ये जो परावर्तन के नियम है वो गोलीय दर्पणों के लिए लागू होंगे जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए लागू होते हैं।
तो उसी प्रकार कौन से दर्पण के लिए लागू होंगे? गोलीय दर्पण के लिए भी। अब देखते हैं कि अभी हमने जो गोलीय दर्पण पढ़ा था कौन कौन से, उत्तल दर्पण और दूसरा कौन सा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का नाम क्या है? अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण है उसका नाम है अभिसारी दर्पण। इनको पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये क्या किया था हमने, ये क्या किया था, कोई दर्पण ले लिया, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये क्या हो गई? इसकी मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। इस पे हमने अभी बनाया था क्या? वक्रता केंद्र एक सी बनाया था। एक क्या बनाया था? कैपिटल एफ बनाया था। एक स्मॉल पी, एक कैपिटल आर, ये क्या बनाया था? पी। तो इनकी सबकी परिभाषा देखेंगे कि ये होते क्या हैं। चलो तो देखते हैं। वक्रता केंद्र। अब क्या देखते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की डेफिनेशन सबसे पहले तो याद रखना है कि वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? सी से प्रदर्शित करते हैं। कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उसके केंद्र को कौन सा केंद्र बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे अभी ये मैंने कोई गोला लिया है। क्या लिया है? कोई गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है तो इसका यहाँ पर कोई ना कोई केंद्र होगा, नहीं होगा? जैसे ये इसका क्या है? केंद्र है। ये क्या है? इसका केंद्र है। जैसे ये क्या हो गया? इसका ये केंद्र हो गया। ये जो केंद्र है इसी को क्या बोलते हैं? सी। वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र सी। इसको बोलेंगे, ये जो है इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र सी। ये गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं आगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये क्या किया, मैंने कोई गोला ले लिया। क्या ले लिया? ये कोई गोला ले लिया। अब देखो ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? इसका केंद्र। ये इसका केंद्र है। कि गोली दर्पण को जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या, इस गोले की ये जो त्रिज्या है ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। ये सभी क्या होंगी? वक्रता त्रिज्या। और ये सभी कैसी होंगी? समान होंगी। कैसी होंगी? सभी समान होंगी। गोली दर्पण को जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे ये कोई खोखला गोला है, इसको मैंने क्या किया? काट दिया। क्या किया? काट दिया। अब जब काट दिया तो ये बीच में क्या है इसका? ये यहाँ पे सेंटर है। इसकी जो भी त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। जिसे किससे व्यक्त करते हैं? आर से। किससे व्यक्त करते हैं? आर से। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं। ये देख लिया कि गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब अगली परिभाषा पढ़ेंगे हम किसकी? ध्रुव की। किसकी पढ़ेंगे? ध्रुव की। जो कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक दर्पण बनाया था। ये मैंने दर्पण बना दिया। इसका जो केंद्र होगा पी, इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव। ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये तो ये दर्पण का, गोलीय दर्पण का जो कोई भी दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। यहाँ से क्या होगा? प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव। जिसे पी से व्यक्त करते हैं। चलो तो ध्रुव की परिभाषा देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये कोई गोलीय दर्पण है। ये कोई गोलीय दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है पी, इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव। इसके बाद आगे बात करते हैं अब मुख्य अक्ष। अब किसकी बात करेंगे? मुख्य अक्ष की। कि दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली अक्ष को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं? पी से। वक्रता केंद्र को सी से। दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली अक्ष को दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, ये क्या हो गया? दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है इसका क्या हो गया? मध्य बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। जिसे पी से व्यक्त करते हैं। और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा, सी और पी को
मिलाने वाली अक्ष या रेखा को क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये कोई दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P, जिसे क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और ये क्या है? मुख्य अक्ष पे ये क्या है? इस पे कोई स्थित बिंदु क्या है? C, जिसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाले अक्ष को क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब बात करेंगे किसकी? द्वारक की। किसकी बात करेंगे? द्वारक की। तो देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई गोलीय दर्पण है। ये क्या है? कोई भी गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल कौन सा है? ये वाला है। ये कौन सा है? परावर्तक तल। ये जो परावर्तक तल है, इसका जो व्यास है, तो देखो अभी मैंने, इसका व्यास ये होगा कि नहीं होगा? इसका व्यास, ये जो व्यास है, इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। जैसे मैंने अभी ये गोला बनाया था, कि हमने क्या किया, ये कोई गोलीय दर्पण है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? काट रहा हूँ बीच में से। इसका जो केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र कहाँ है? इस जगह पे। अब इस जगह से मैं क्या कर रहा हूँ? इसे काट रहा हूँ। तो ये मैंने काट दिया, इधर का हिस्सा मैंने बिल्कुल मिटा दिया ये। तो दूसरा हिस्सा कौन सा बचा? ये वाला दर्पण बचा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है, ये क्या कहलाएगा? इसका व्यास। ये क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का व्यास। ये जो गोलीय दर्पण का व्यास है, परावर्तक तल का जो व्यास है, इसे क्या बोलेंगे? द्वारक। क्या बोलेंगे? द्वारक। ये जो मैंने अभी बनाया है, इसे क्या बोलेंगे? द्वारक। अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन किसकी? मुख्य फोकस की। अब अगली डेफिनेशन की बात करते हैं, मुख्य फोकस क्या होती है। तो चलो बात करते हैं मुख्य फोकस को। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, मुख्य फोकस को किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल एफ से। और फोकस दूरी होगी, इसको किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल एफ से। ये तो पहले, सबसे पहले दोनों डिफरेंस याद रखने हैं कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से बात करते हैं। कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। तो देखो, एक बार दोबारा देखते हैं मुख्य फोकस की परिभाषा। कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या? कोई भी दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसके समांतर एक तो ये किरणें है, ये कौन सी है? नीचे वाली ये किरणें है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। एक बार शुरू से बनाता हूं इसको मैं। ये क्या है? ये कोई दर्पण है। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष के, सबसे पहले क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष हो गई। इसके समांतर किरणें एक तो ये आई और दूसरी कौन सी आई? ये नीचे वाली। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात ये क्या होगी? किरणें वापस लौटेंगी इधर से। ये तो कौन सी किरण है? आने वाली किरण। इसके बाद ये कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित। और ये इधर जाएगी, ये परावर्तित। तो जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लैक से, ब्लैक मार्क से। ये रहा, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलेंगे? मुख्य फोकस। कौन सा बिंदु बोलेंगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एफ से। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एफ से। कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। किसकी बात करते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ये कोई अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये क्या हो गया? अभी हमने बनाया था मुख्य फोकस कैपिटल एफ। ये क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव पी। तो पी और एफ के मध्य की जो दूरी है, इसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी स्मॉल एफ। दर्पण के ध्रुव में मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या होगा?
कि मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाली काल्पनिक तल, ये कोई अवतल दर्पण है, ये कोई मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत जो तल है ये क्या होगा, यहाँ मुख्य फोकस होगा। मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाला काल्पनिक तल, ये मुख्य फोकस से गुजर रहा है, ये काल्पनिक तल जो है इसे क्या बोलेंगे, फोकस तल। कौन सा तल बोलेंगे, फोकस तल। अब बात करते हैं, कुछ दर्पणों के उपयोग दे रखे हैं कि दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन से दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग। कौन से दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। जो कि आप घर में सुबह जगकर रोजाना अपना क्या देखते हैं, मुंह देखते हैं, वो सभी दर्पण कौन से, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, एक तो मुंह को देखने वाले सामान्य दर्पणों में। किसको देखने वाले, मुंह को देखने वाले सामान्य दर्पणों में। और इसका समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश के पथ को मोड़ने के लिए। प्रकाश के पथ को मोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण। किसका उपयोग करते हैं भाई, समतल दर्पण। वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश के पथ को मोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। अब दूसरे दर्पण कौन से आगे, अवतल दर्पण। कौन से दर्पण आगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, अभिसारी। कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो वाहन की जो हेडलाइट है, जो अपने मोटरसाइकिल है, और इसके अलावा और जैसे कार है, गाड़ी है, इन सभी के जो आगे की हेडलाइट है, कौन सी लाइट, हेडलाइट जो मेन लाइट है, उसमें टॉर्च। आपने देखा होगा कि टॉर्च में जो दर्पण लगा हुआ था, जो आगे शीशा लगा हुआ था, कांच लगा हुआ था, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। सर्च लाइट, सर्च लाइट कौन सी होती है, ये जो हेवी लाइट होती हैं, इनसे क्या होता है, उजाला होता है। इनसे क्या होता है, उजाला। किसी खोज करने के, सर्च का मतलब क्या है, खोज करने के लिए, मतलब कोई यदि चोर वगैरह भाग जाएं तो उनको देखने के लिए सर्च लाइट, या कोई चीज़ खो जाए उनको ढूंढने के लिए सर्च लाइट का उपयोग करते हैं। अग्रदीपों, अग्रदीपों में, अग्रदीपों में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। परावर्तन दूरदर्शी, ये कौन सी दूरदर्शी आती है, परावर्तन दूरदर्शी। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। तो परावर्तन दूरदर्शी में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आँख, नाक, कान के संकीर्ण भागों में प्रकाश भेजने के लिए, मतलब जो ये जो अंग हैं, कौन कौन से, आँख, नाक, कान, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे तो वैसे ही हैं। इसमें संकीर्ण मार्ग, संकीर्ण मार्ग का मतलब ये कि अंदर तक की स्थिति को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं अपन, अवतल दर्पण। डॉक्टर के पास जो दर्पण होता है, जो ईएनटी वाले, कौन से, ईएनटी, नाक कान गले वाले जो डॉक्टर हैं, उनके पास कौन सा दर्पण देखने को काम मिलेगा, अवतल दर्पण। किसके लिए, आंख, नाक, कान के संकीर्ण भागों को, छोटे छोटे भागों को देखने के लिए किसका दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। अब बात करते हैं इसका अगला उपयोग। अगला उपयोग है तीव्र एवं संकीर्ण प्रकाश पुंज बनाने में। अभी मैंने बताया था कि जो अवतल दर्पण है, इसके द्वारा क्या होगा, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह पे क्या करता है, केंद्रित करता है। क्या करता है, एक जगह पे केंद्रित करता है। तो तीव्र एवं संकीर्ण प्रकाश पुंज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कि इसमें से जो अवतल दर्पण लगाएंगे, मध्य में कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, सूर्य। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, अवतल दर्पण लगा दिया। कौन सा दर्पण लगा दिया, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, यहाँ से पहले देखो ये दूर दूर आ रही हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये इन सभी प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, एक जगह पे क्या कर देगा, केंद्रित कर देगा। एक जगह पे केंद्रित कर देगा तो प्रकाश का किरणपुंज प्राप्त होगा, नहीं होगा, प्रकाश का किरणपुंज प्राप्त होगा। सौर भट्टियों में, इसके अलावा इसका उपयोग कौन सा, अगला, सौर भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं पीर प्रकाश का तीव्र प्रकाश पुंज प्राप्त करने में, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा इसका कहाँ उपयोग करते हैं, सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण में जो नाई होते हैं सेविंग करते हैं, वो सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या रखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सैटेलाइट डिश, एंटीना में कौन सा दर्पण आता है, उत्तल दर्पण। सॉरी, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। एंटीना में कौन सा दर्पण आता है, अवतल दर्पण। परावर्तक टेलीस्कोप, इन सभी में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब एक और दर्पण बचा, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग,
उत्तल दर्पण कौन से होते हैं कि ऐसे दर्पण, पेगोलीय दर्पण जिसमें एक भाग तो कौन सा हुआ था, उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है तथा दूसरे भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है, उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों में साइड मिरर के रूप में। आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है, कार कार में तुमने देखा होगा, कार हो गया, ट्रक हो गया, या कोई भी फोर व्हीलर वाहन हो गया, उसमें जो साइड मिरर होते हैं, या फिर अपने बाइक में जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर का मतलब है जो साइड देखने के लिए जो शीशे लगे होते हैं, उनमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। रोड लाइट के प्रकाश को फैलाने में। अब एक बात और ध्यान रखो कि इसका जो उत्तल दर्पण का उपयोग है, ये क्या करता है, उत्तल दर्पण को दूसरा नाम मैंने बताया था आपका, क्या नाम है इसका, अपसारी दर्पण। क्या नाम है, अपसारी दर्पण। इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इस वजह से इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण। तो इसका उपयोग रोड लाइट में क्या करते हैं, रोड लाइट में क्यों करते हैं, क्योंकि रोड लाइट में आने वाले प्रकाश को फैलाने के लिए, क्या करने के लिए, फैलाने के लिए। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कि प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और ये जो उत्तल दर्पण ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। वर्तमान में एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा की दृष्टि से कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। कि वर्तमान में जो एटीएम मशीन लगाई जा रही है उनमें सुरक्षा की दृष्टि से कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, ताकि ग्राहक पीछे का दृश्य देख सके। एटीएम में जो दर्पण लगाए जा रहे हैं कौन से लगाए जा रहे हैं, उत्तल दर्पण। आपने देखा होगा कि उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि पीछे का दृश्य उसमें छोटा मतलब अच्छा दिखाई देता है, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। इस वजह से इसके उपयोग और कहाँ किए जा रहे हैं, एटीएम मशीनों में। कहाँ किए जा रहे हैं, एटीएम मशीनों में, सुरक्षा की दृष्टि से। अब इसके बाद अगला अपना टॉपिक रहेगा कल। कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कौन सा, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण है, कि यदि वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र, सी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब कौन सी स्थिति पर प्राप्त होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, मतलब वास्तविक, आभासी, उल्टा सीधा, कौन सी कैसा प्राप्त होगा। तो इन सभी को कब बात करेंगे, इन सभी को पढ़ेंगे कल। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।